नमस्कार दोस्तों, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। लेसन 6, मृत शरीरों का देह संस्कार। मौत एक ऐसा शब्द है जो दुख और गम का प्रतीक है। किसी इंसान का दुनिया से चले जाना उसके परिजनों और चाहने वालों के लिए काफ़ी दुखदाई वक्त होता है। दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं और धर्मों में इंसान की मौत पर भांति भांति के रीति रिवाजों का चलन है। कई पश्चिमी देशों में व्यक्ति की मौत के बाद समारोह आयोजित कर जश्न मनाया जाता है। ये जश्न इसलिए मनाया जाता है क्योंकि कुछ मान्यताओं के अनुसार इंसान को मौत के बाद सांसारिक दुखों से मुक्ति मिल जाती है। वहीं दूसरी ओर कुछ धर्मों में मृत व्यक्ति को जलाया और दफनाया जाता है। दुनिया में मौजूद कुछ प्रथाओं और तरीकों के बारे में जो मृत व्यक्ति के शरीर को नष्ट करने के लिए अपनाए जाते हैं। सामूहिक कब्र। इतिहास में कुछ बड़ी सर्दियों और बीमारियों में मृत हुए लोगों की सामूहिक कब्रें देखने को मिली है। हिटलर के यात्रागारों में मारे गए लोगों को भी सामूहिक रूप से या तो दफना दिया जाता था या जला दिया जाता था। मृत शरीर को खुला छोड़ देना। पश्चिमी देशों में यह तरीका चलन में नहीं है। तिब्बत के खुले आकाश में मृत को खुले छोड़ने की प्रथा दुनिया भर में चर्चित है। इस तरीके में मृत के परिजन शरीर के छोटे छोटे टुकड़े भी करते हैं ताकि गुर्दों को उन्हें खाने में आसानी हो। क्रायोनिक्स। क्रायोनिक्स एक कम तापमान में इंसान और जानवरों के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। अमूमन कुछ मृत शरीरों को इस उम्मीद से सुरक्षित करके रखा जाता है ताकि भविष्य में उनके अंगों का उपयोग किया जा सके। अमेरिका में क्रायोनिक्स की प्रक्रिया के लिए कानूनी अनुमति लेना जरूरी है। कई कानूनी मामलों में पोस्टमार्टम में देरी होने के मामले में भी शरीर को सुरक्षित करके रखा जाता है। नभक्षण, इसे एंथ्रोपोफेगी के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में नभक्षण के कई मामले पाए गए हैं और यदा कदा इसके मामले सामने आते हैं। खास तौर पर यह एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान को खाने की प्रक्रिया है। अगर इंसान को खाने के लिए ही मारा जाता है तो इसे होमिसिडियल कैनिबलिज्म कहा जाता है और अगर इंसान की मौत के बाद उसे खाया जाता है तो इसे नेक्रो कैनिबलिज्म कहा जाता है। दुनिया के सभी देशों में नभक्षण जघन्य अपराध है। शरीर के अवशेषों को अंतरिक्ष में भेजना। 20वीं सदी के अंतिम वर्षों से यह तरीका काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है जिसमें शरीर को जलाने के बाद बचे अवशेषों को कैप्सूल आकार की डिब्बी में रखकर अंतरिक्ष में पहुंचा दिया जाता है। वर्ष 2004 से अब तक करीब 150 मृतों के अवशेषों को अंतरिक्ष में पहुंचाया जा चुका है। यह तरीका काफ़ी महंगा होता है इसलिए एक आम इंसान द्वारा इसका इस्तेमाल ना के बराबर है। मम्मी बनाना। मम्मी एक सुरक्षित शव को कहते हैं जिसके अंग एवं त्वचा को जानबूझकर या बिना सोचे समझे ही किसी विधि से सुरक्षित कर दिया जाता है। सुरक्षित करने के लिए उचित रसायनों का प्रयोग, अत्यंत शीतल वातावरण, बहुत कम आर्द्रता, बहुत कम हवा आदि की तकनीकें अपनाई जाती है। मम्मी बनाए जाने के अधिकांश उदाहरण मिस्र के इतिहास में पाए गए हैं। दहन संस्कार। इस तरीके में इंसानी शरीर को लकड़ियों की सहायता से जलाकर नष्ट किया जाता है। दहन के बाद बची हुई अस्थियों और राख को पवित्र नदियों में बहा दिया जाता है। हिंदू सभ्यता में यह तरीका अपनाया जाता है। समय और ऊर्जा बचाने के लिए आजकल दहन के लिए इलेक्ट्रॉनिक बर्नर का उपयोग किया जाता है जो कुछ ही घंटों में शरीर को 100% नष्ट कर देता है। अंगच्छेदन। इस तरीके में मृत व्यक्ति के अंगों को काटकर और अन्य तरीकों से शरीर से अलग किया जाता है। कुछ खास अवसरों पर यह तरीका अपनाया जाता था लेकिन कुछ मौक़ों पर यह तरीका इंसान की मौत का कारण भी बनता था।
आमतौर पर इस तरीके को सजा के तौर पर अपनाया जाता था। 19वीं शताब्दी के अंत में फांसी पर लटकाना, पानी में डुबोना और शरीर के 4 टुकड़े करना सजा का आम तरीका होता था। समाज में अपराधों के प्रति डर पैदा करने के लिए कैदियों के शरीर का बुरी तरह से विच्छेदन किया जाता था और फिर शरीर के टुकड़ों को जला दिया जाता था। आमतौर पर सिर को सार्वजनिक जगहों पर टांग दिया जाता था ताकि लोगों के मन में भय पैदा हो। पुराने समय में अंगेक्षण कैथोलिक संतों के मृत शरीर का भी किया जाता था। ऐसा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किया जाता था। विशेष चैम्बर में दफनाना, यह तरीका मुस्लिम और ईसाई संप्रदाय की प्रथा से कुछ अलग है। इसमें मृत व्यक्ति को जमीन के सीधे संपर्क में नहीं दफनाया जाता, बल्कि जमीन में बनाए गए किसी विशेष चैम्बर या कक्ष में दफनाया जाता था। दफनाने के बाद इस स्थान पर गुमदुमा संरचना बना दी जाती है ताकि अगली पीढ़ी के लोग उस स्थान की पूजा कर सके। समुद्र में दफनाना, इस तरीके में मृत व्यक्ति के अवशेषों को ताबूल में रखकर समुद्र की गहराई में दफना दिया जाता था। कई संस्कृतियों में समुद्र में दफनाने की प्रथा प्रचलित है और यह तेजी से लोकप्रिय भी हो रहा है। परंपराओं के अनुसार यह तरीका शुरुआत में जहाज के कमांडिंग ऑफिसर के मृत शरीर के साथ अपनाया जाता था। दफनाना, इस तरीके में मृत शरीर को लकड़ी के ताबूल में रखकर काबिन में कुछ फुट गहराई में दफनाया जाता है। ईसाई और मुस्लिम संप्रदाय में मृतों को दफनाया जाता है। यह पाया गया है कि इंसानों में ही मृतों को दफनाना नहीं जाता, बल्कि चिंपांजी और हाथी भी अपने मृत साथियों को पेड़ों की पत्तियों और शाखाओं से ढक देते हैं। एक्वामेशन, मृत शरीर को नष्ट करने का यह सबसे इको फ्रेंडली तरीका है। इसमें स्टेनलेस स्टील के बड़े पात्र जैसे यंत्र में मृत शरीर को रखकर उसे 90 डिग्री सेल्सियस गर्म खारे पानी में गलाया जाता है। इसमें मृत शरीर को अच्छी क्वालिटी के उर्वरकों में बदला जाता है। यह पूरी तरह से इको फ्रेंडली तरीका है। इस तरीके से इंसानी शरीर के उर्वरकों में परिवर्तन होने में 4 घंटे का समय लगता है। टैक्सीडर्मी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मृत शरीर को किसी खास वजह से किसी म्यूजियम और शोध केंद्र में बचाकर रखा जाता है। अधिकतर मामलों में शोध के लिए शरीर को सुरक्षित करके रखा जाता है। अलग अलग वर्गों के मृत शरीरों को संभालने के तरीके और इनमें उत्पादन होने वाले खतरे। मृत शरीरों को ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वह मनुष्य का शरीर हो या किसी जानवर या पालतू पशु का। भारत के अधिकतर लोग गांव में रहते हैं और सेहत सफाई के पक्ष से गांव में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। आमतौर पर गंदा वातावरण और गंदी आदतें कई सेहत खतरे पैदा करती है और वातावरण में प्रदूषण फैलता है। हमारे गांव के घरों में इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता। आमतौर पर गांव में जानवर और पशु उसी कमरे में रखे जाते हैं जहां घर के सभी सदस्य रहते हैं। इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि पशुओं और जानवरों से कमरे का वातावरण प्रदूषित हो जाता है और हवा मनुष्य के सांस लेने के लिए ठीक नहीं होती। पशुओं को रखने का कमरा और घर का शौचालय घर के कमरों से दूर हो जहां उसका प्रदूषण कमरों तक ना पहुंच सके। कई बार इन जगहों पर फैला प्रदूषण कई किस्म की बीमारियां पैदा करता है। अवश्य स्थानों के पास प्रदूषण और गंदगी फैलाने से संकोच करना चाहिए। खास करके मरे हुए पालतू जानवर जैसे पशु, कुत्ते, बिल्लियाँ आदि के मृत शरीर को बहुत देर तक घर में पड़ा नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि मृत शरीर में जल्दी ही कई तरह के जीवाणु अथवा कीटाणु पैदा हो जाते हैं, जिस कारण बीमारी फैलने का खतरा बन सकता है। इनके मृत शरीरों को जल्दी ही गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए। ऐसे स्थान और शमशान घाट अवश्य स्थानों से दूर होने चाहिए।
कुदरती तौर पर जंगली जानवरों के मृत शरीरों को कुत्ते, चील, गिद्ध और मांसाहारी जीव खा जाते हैं और वातावरण साफ रहता है। मृत शरीरों के देह संस्कार के लिए कानूनी तौर पर गांवों और शहरों में शमशान घाट और कब्रिस्तान बने होते हैं। इन स्थानों पर मृत शरीरों को जलाने और दफनाने का प्रबंध होता है। मृत शरीरों का इन स्थानों पर जलाने या दफनाने के बारे में सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जिसको प्रमाण के तौर पर नगर पालिकाएं मौत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करते हैं। इस तरह पालतू जानवर जैसे गाय, भैंसों के मृत शरीरों के लिए गांवों और शहरों में हड्डा रोड़ी का प्रबंध होता है। बकरियां, सूअर, मुर्गा काटने के लिए बूचड़खाने बने होते हैं, जहां जानवरों का डॉक्टर इस बात की तसल्ली करता है कि यहाँ किसी किस्म का सेहत के लिए खतरा नहीं है। इन जगहों पर सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। आजकल मृत पशुओं का चमड़ा उतारकर इस्तेमाल में लाया जाता है। पशुओं की चर्बी को ग्रीस और साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हड्डियों से खाद तैयार की जाती है। मृत शरीरों द्वारा सेहत प्रदूषण। अगर मृत शरीरों को समयानुसार ठिकाने न लगाया जाए तो निम्नलिखित खतरों का डर बना रहता है। दूर दूर तक बदबू फैलती है और वातावरण प्रदूषित हो जाता है। मक्खियाँ, मच्छर और कीड़े मकोड़े मृत शरीरों को पर बैठाकर हमारे खाने पीने वाली वस्तुओं को प्रदूषित कर देते हैं और कई बीमारियों का कारण बनते हैं। मृत शरीरों को देखकर कई व्यक्ति घबरा जाते हैं और वैसे भी मृत शरीरों के पड़े रहने से डर का माहौल बना रहता है और कई बार तो महामारी फैलने का डर बन जाता है। जानवरों के मृत शरीरों के खुले में पड़े रहने से धरती का निचला हिस्सा प्रदूषित हो जाता है और कई बार धरती निचला पानी भी प्रदूषित हो जाता है। मृत शरीरों के निपटारे के कानून और रिकॉर्ड रखना। आजकल समाज में हर काम को नियमबद्ध तरीके से किया जाता है। सरकार की तरफ से एक कानून पास किया गया है जिसके अनुसार 1972 से देश में जन्म और मृत्यु की रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दी गई है। जन्म मृत्यु का हिसाब तो 1911 ई से रखा जा रहा है, पर 1972 के बाद जन्म और मौत की नगर निगम और नगर पालिका और पंचायतों के पास रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी कर दी गई है। मौत का रजिस्ट्रेशन 7 दिनों के अंदर और जन्म का रजिस्ट्रेशन 14 दिनों के अंदर करवाना जरूरी है। अगर नहीं करवाई जाती तो जुर्माने की व्यवस्था रखी गई है। नौकरी लेने के लिए, स्कूल में दाखिल होने के लिए और पासपोर्ट लेने के लिए वे कई सरकारी कामों के लिए जन्म सर्टिफिकेट देना जरूरी है। इस तरह जायदाद के वारिसों क्लेम प्राप्त करने के लिए या किसी के जायदाद के झगड़े में मौत का सर्टिफिकेट देना जरूरी है। जन्म और मृत्यु का पूरा हिसाब और रिकॉर्ड रखा जाता है। निवेदन करने वाला निर्धारित फीस जमा करवाकर अपना जन्म मृत्यु का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है और यह एक कानूनी दस्तावेज है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है। मृत शरीरों द्वारा भूमि का प्रदूषण। भूमि की आंतरिक तय कई समय के पश्चात बनती है और भूमि की आंतरिक साइड की बनावट में कई परतें हैं और प्रत्येक परत दूसरी से अलग है। भूमि बनी है आंतरिक चट्टानों की टूट फूट से और भूमि की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी परतों में बारीक बारीक छिद्र है और यह परिपक्वता में नहीं अपितु लॉस एंड फेब्रोस अवस्था में है। भूमि के नीचे जल है और जल के ऊपर मिट्टी की परतों के कई नमूने हैं। भूमि श्वास लेती है। भूमि की परतों में वायु उपस्थित होती है, इसलिए भूमि की परतों में जब मृत पशु, वनस्पति पदार्थ आदि गलते सड़ते रहते हैं तो वे दुम देने लग जाते हैं। भूमि के छिद्रों द्वारा यह प्रदूषण बाहर आता है और हमें भूमि की आंतरिक तय में प्रदूषण पोल्यूशन होने के कारण कई प्रकार के रोग लगने का भय बना रहता है, क्योंकि भूमि की बनावट स्पंज प्रकार की है और कई प्रदूषित कण भूमि के छिद्रों द्वारा वायु के साथ ही फैले होते हैं। जब वर्षा का पानी भूमि में प्रविष्ट होता है तो इन कणों के संपर्क में आकर प्रदूषण की मात्रा और बढ़ जाती है और वर्षा के पानी के जोर से बाहर
वायु बाहर निकलती है। इसी प्रकार जब सूर्य की धूप पड़ती है तो उसकी उष्णता से भी भूमि की ऊपरी परत पर पड़ी गर्मी का प्रभाव निम्न भूमि की परतों के अंदर जाता है, तो भी भूमि के अंदर दबे पशुओं के मृत शरीर वनस्पति पदार्थों का प्रदूषण और बढ़ जाने के कारण भूमि खराब हो जाती है। अर्थात इसके प्रदूषण युक्त होने के कारण कई रोगों के जीवाणु नमी युक्त स्थानों पर पलते रहते हैं। भूमि में से निकलती गंदगी और प्रदूषित वायु भी रोगों का कारण होती है। इसलिए भूमि के निचले पानी की सुरक्षा के लिए भी यह एक आवश्यक है कि हम पशुओं के शवों को न दफनाएं, अपितु किसी ढंग से इनको जला दिया जाए तो ठीक रहता है। कई बार मृत पशुओं के शवों को गिद्ध, चीले, कुत्ते तथा अन्य पशु भी खा जाते हैं, जो कि इन मृत पशुओं की संभाल का प्राकृतिक ढंग है। इस ढंग से प्रदूषण कम फैलता है और रोग भी कम होते हैं। मोक्ष की चाहत में जीवन स्रोतों को खत्म कर रही है। अंतिम संस्कार दक्षिण बम्बई के मेडिकल कॉलेज में लेक्चर के पद पर कार्यरत हिमांगी जोशी ने ग्रीन मोच के नाम से एक नई पहल की है, जिसके जरिए इलेक्ट्रिकल क्रीमेटोरियम के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन और बायोगैस कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने और इस बवाल जागरूकता फैलाने के मकसद से ग्रीन मोच नामक अभियान की शुरुआत की है। दाह संस्कार से जुड़े पारंपरिक रिवाज पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बताते हैं। लड़कियों के साथ मृत शरीर को जलाने से पर्यावरण में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का उत्पादन होता है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। हमारे दांतों में सिल्वर अमेलगम नामक रसायन होता है, जो जलने पर मरकरी में तब्दील हो जाता है और ये बेहद जानलेवा हो सकता है। हाल में हुए शोध पर नज़र डालें तो भारत ही नहीं, दुनिया भर में लकड़ियों की भट्टी या शमशानों के पास बसे लोगों में कैंसर का खतरा या सांस लेने से जुड़ी दूसरी बीमारियों का खतरा ज़्यादा होता है। इतना ही नहीं, एक मृत शरीर को जलाने के बाद तकरीबन 50 से 80 किलो तक का अवशेष बचता है, जिसे या तो नदियों में बहा दिया जाता है या फिर वो धरती पर कूड़े के रूप में मौजूद रहता है। जबकि इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन में बस 2 से 3 किलो तक का ही अवशेष बचता है। ऑन अर्थ मैगजीन के कार्यकारी संपादक जॉन ब्लेड की माने तो भारत में सिर्फ दाह संस्कार के उद्देश्य से हर साल 1200 वर्ग किलोमीटर में फैले पेड़ काटे जाते हैं। संख्या में बात करें तो करीब 5 से 6 करोड़ पेड़, जैसा कि ग्रीन मोच की संस्थापक कहती है। ऑक्सीजन किसी कारखाने में बनाया नहीं जा सकता, ना ही भारत में, ना ही अमेरिका में, ना ही कहीं और ऑक्सीजन का इकलौता स्रोत पेड़ पौधे हैं। हमें इन्हें बचाने को लेकर बेहद सचेत हो जाना चाहिए। ग्रीन मोच की शुरुआत हुई अभी कुछ महीने हुए हैं। इसके तहत बायोगैस कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन को लेकर जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है। कई शहरों में सरकार ने इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन की व्यवस्था की है, लेकिन लोग उसका इस्तेमाल ना के बराबर कर रहे हैं, क्योंकि जागरूकता की कमी है। पारंपरिक तरीके से दाह संस्कार करने के लिए बड़ी मात्रा में पेड़ काटे जा रहे हैं। कई बार सूखी लकड़ियों के अभाव में कच्चे पेड़ काटे गिरा दिए जाते हैं, जो जलकर बेहद घातक गैस छोड़ते हैं। साथ ही मृत शरीर भी कच्ची लकड़ियों में पूरी तरह से जल नहीं पाता और फिर उसे पानी में बहा दिया जाता है। अगर दाह संस्कार इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन के जरिए होने लगे तो न सिर्फ वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, बल्कि जल प्रदूषण को भी। ग्रीन मोच नामक इस अभियान को शुरू करने का विचार हिमांगी को इसी विशेष पर किसी अखबार में एक लेख पढ़ने के बाद आया। हिमांगी ने अपने लिए तो ये तय कर लिया है कि वे अपने साथ किसी पेड़ को मरने नहीं देगी, लेकिन साथ ही उन्होंने औरों को भी जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। फिलहाल जागरूकता के लिए इन्होंने मुख्य रूप से डिजिटल माध्यम को चुना है और वेबसाइट, फेसबुक पेज, एक 12 वीडियो के जरिए प्रचार प्रसार कर रही है। पिछले दिनों अम्बेडकर महापरिनिर्वाण
दिवस के दिन ग्रीन मोच में शिवाजी पार्क में भी अपना स्टॉल लगाया था और हिमांगी की माने तो 203 लोगों ने इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए पंजीकरण करवाया है। इस अभियान को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, इस पर बात करते हुए हिमांगी कहती है, हम अलग अलग मंचों का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस अभियान से जुड़ने की मुहिम चला रहे हैं। दूसरे चरण में हम हर शहर के लिए एक एक लीडर बनाएंगे और अपने कार्यक्रमों के जरिए जागरूकता फैलाने का काम तो करेंगे ही, साथ ही संबंधित सरकारों पर दबाव बनाएंगे कि बेकार पड़े इलेक्ट्रॉनिक क्रेमेटोरियम का ठीक से रखरखाव हो और ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस क्रेमेटोरियम बनाए जाए। ग्रीन मोच फिलहाल मुंबई के अलावा पटना और वाराणसी में इस अभियान को शुरू कर चुका है। दाह संस्कार पर कुछ नहीं कहता है भारत में कानून। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान नुमहेल जालंधर के संस्थापक आशुतोष महाराज की गहन समाधि जारी है। संस्थान का दावा है कि महाराज गहन समाधि से जरूर लौटेंगे। डॉक्टरों द्वारा महाराज को वैज्ञानिक तौर पर मरण घोषित किया जा चुका है। अब सवाल यह उठता है कि वैज्ञानिक तौर पर मृत शरीर को कब तक रखा जा सकता है? दाह संस्कार करना जरूरी है कि नहीं? कानूनी के माहिरों का कहना है कि भारत का कानून दाह संस्कार के बारे में कुछ नहीं कहता है। हाँ, यदि पार्थिव शरीर से किसी को समस्या पैदा हो रही है तो कानून के मुताबिक आदेश दिया जा सकता है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पुलिस द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार आशुतोष महाराज क्लिनिकल डेड हो गए हैं। हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल अरविंद सेठ कहते हैं कि भारत के कानून के अनुसार दाह संस्कार जरूरी नहीं है। भारतीय दाह संहिता आईपीसी व दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी इस बारे में कुछ नहीं कहती। किसी भी वैज्ञानिक तौर पर मृत शरीर को रखने पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर शरीर से बीमारी फैलाने या अन्य कोई समस्या होती है तो इलाका मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 133 के तहत दाह संस्कार का आदेश दे सकता है। जब तक चाहे सुरक्षित कर रख सकते हैं। पार्थिव शरीर पीजीआई के ऑडिटरी विभाग की हैंड प्रो डेजी सैनी का कहना है कि पार्थिव शरीर को जब तक चाहे सुरक्षित रखा जा सकता है, बशर्ते उस पर संरक्षण के लिए सॉल्यूशन विशेष लेप लगा हुआ हो। उसकी लगातार केयर करनी पड़ती है। मौसम गर्म और नमी वाला है तो पार्थिव शरीर से गंध आने लगती है। विभाग में लोग अपने परिजनों का पार्थिव शरीर पर दान में देते हैं ताकि उन पर शोध के बाद मामला का भला हो सके। यह पार्थिव शरीर को बड़ी संभाल के साथ रखा जाता है। उत्तर प्रदेश के उन्नत में 2015 में गंगा घाट पर 200 से ज़्यादा लाशें मिलने का मामला सामने आने और उस पर राजनीतिक वाद विवाद के बाद ये तो विचार का विषय है कि पर्यावरण और पवित्र नदियों के जल की शुद्धता को बनाए रखने के लिए शवों को गंगा और अन्य पवित्र नदियों में प्रवाहित करना चाहिए या नहीं। हालांकि सभी मनुष्यों का सबसे अपने धार्मिक और रीति रिवाज से सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। जी।